नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक है। जीके वाला है ना, पेपर फर्स्ट जीके वाला, यानी जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के तो 15-20 ही क्वेश्चन आएंगे, उसको उसको नहीं देखेंगे अपन, है ना, उसका अलग वीडियो बना देंगे। इसमें सिर्फ राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी हैं जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, 15 जो 20 जो भी है साइकोलॉजी, वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये जीके के ही क्वेश्चन देखना है अपन को। और दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। आंसर की मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम नेम है सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। सब्जेक्ट जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रुप ए। एग्ज़ाम डेट 12/2/23 है ना, तो 12/2/23, ठीक है। डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 16/12/24, 16/12/24 को आंसर की आई है फाइनल, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। एक में पहले अपन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सही जा क्वेश्चन या फिर गलत जा, फिर आंसर की में देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? ये तो वो है ना, अमरचंद भाटिया। फिर इनको फांसी की सजा भी दी थी अंग्रेज़ों ने। अमरचंद भाटिया, सेठ अमरचंद भाटिया 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? सेठ अमरचंद भाटिया। एक में दो है। फिर पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय, 100 क्वेश्चन है इसमें, जब 80 ही क्वेश्चन देखेंगे, 80 ही क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? प्रताप। तो ना, प्रताप सही है। बताइए प्रताप किसका था? विजय सिंह पथिक का। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला। जब है ना क्वेश्चन ये इस तरीके भी से आ चुका है, ये बता भाई कबीर पाठशाला कहाँ है? कबीर पाठशाला, शानदार क्वेश्चन है। कबीर पाठशाला कहाँ है? चूरू में। तो बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, नहीं ये बढ़िया काम है, तो अपन इसको सर्वहितकारणी सभा करते हैं 3 में, है ना। ये ऐसे ही याद कर रखा है कि भाई बढ़िया काम है तो बढ़िया ही नाम है, सर्वहितकारणी सभा। कबीर पाठशाला का है चूरू में। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? धर्म भगत पंथ, ये तो गोविंद गुरु है ना। एक की मोती, एक ही आंदोलन से मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग से मोतीलाल तेजावत, तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत और 21 सूत्री मांग मोतीलाल तेजावत। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह, सीताराम दास, ध्यान नहीं है। 4 में 2 है, गोविंद गुरु। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु संबंधित है ना, बांसवाड़ा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। देखे, भारत सरकार ने 1948 की बात है ना, 1948 की बात है। 48 में कितने चरण हुए हैं? 3। जब 3 हुए हैं ना, तो 2 तो मार्च में है और 1 अप्रैल में है, ये 3 तो चरण ये हो गए। और 49 में हुए हैं 2, ठीक है। तो कुल 7 चरण हुए हैं, 7 चरण कंप्लीट है 1956 में। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन, जब इसमें मुंबई कर दें, मुंबई 5 5 5, हाँ मुंबई है। पहले अपन ने पढ़ा था, ये पहले इसको पढ़ चुके हैं, महीना 1.5 महीना पहले इसको देख चुके हैं इस पेपर को। अब दोबारा से देख रहे हैं, पहले गुजरात किया था इसमें, तो ये बम्बई है, ठीक। क्योंकि पहले बम्बई में ही अंडर में था ये गुजरात। रिखिया, व्याले और नेजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए भाई। रिखिया, व्यावले, नेजा, ये तो रामदेव जी। छः छः छः, सही है, रामदेव जी। रिखिया, व्यावले,
रिखिया ब्यावले अंडे जान रामदेव जी है। रामदेवरा में मेला पड़ता है। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। तो रामदेव जी, रामदेवरा, जैसलमेर। पाबू जी ऊँटों से। पाबू जी का ये है, पाबू जी से जो भी आएगा, चाहे वो गांव हो चाहे जन्मस्थल हो, उसमें ऊ की मात्रा है। जैसे कि पाबू जी ऊँट, ऊ की मात्रा। कोलू, ऊ की मात्रा ना, तो पाबू जी तो क्लियर है। मलिना जी, तलिना जी। तेजा जी का तय, तय से तय परबसर, नागौर, डिडवाना। रिखिया ब्यावले और नेजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? 6 में 4 है रामदेव जी। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें देख है, करते हैं रुक। निष्कलंक जी, ये तो याद है भाई। मावा, मावा मतलब जो सफ़ेद दूध से बनता है, सफ़ेद है तो उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। बताइए निष्कलंक की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर माव जी ने किसकी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो निष्कलंक माव जी, ये निष्कलंक की स्थापना की थी माव जी ने। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद कर रखा है कि भाई मावा में कोई कलंक थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। सफ़ेद मावा का बनता है ना, सफ़ेद मावा जो दूध का बनाते हैं अपन दीपावली के टाइम पे, उससे। तो निष्कलंक जी, ये जो संप्रदाय है उसकी, ये माव जी निष्कलंक, माव जी निष्कलंक। अलखिया लय से लय लालगिरी जी, अलखिया लालगिरी जी। शायद ये बीकानेर है। गूदड़ नवलदास जी। निरंजनी हरिदास जी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी जब, भाई काम के विपरीत नाम है, यानी कि खुद जो संप्रदाय की स्थापना कर रहा है वो निरंजनी कर रहा है, लेकिन स्वयं का नाम प्रभु के नाम पे है, ऐसे याद है। तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी। गूदड़, गूदड़ ये ध्यान नहीं है भाई। गूदड़ नवलदास जी, नवल दास जी। अलखिया लालगिरी जी, कहाँ है अलखिया? अलखिया, अलखिया, अलखिया है ना, लय से पकड़ सकते हैं। अलखिया लालगिरी जी। निष्कलंक माव जी। झाला हवेली किस किले महल में स्थित है? झाला कोटा है ना, झाला कोटा। बूंदी नाथावती के द्वारा बनवाई गई रानी जी की बावड़ी। पतिदेव का ध्यान नहीं है कि नाथावती किसकी पत्नी थी? धर्म पत्नी थी। बुद्ध सिंह या पर अनिरुद्ध सिंह, ध्यान नहीं है ना। 8 में 1 सही है कोटा। चित्रकार मोहम्मद शाह जिसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? बता भाई क्या है इसमें? मोहम्मद शाह नहीं पता भाई, इसमें क्या है? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान तो क्या कृष्णगढ़ राज्य कर दें? नो, नो नहीं, जयपुर राज्य। चित्रकार मोहम्मद शाह, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? जयपुर राज्य है। ये आते ही हैं बार बार से क्वेश्चन कि भाई बीकानेर से कौन चित्रकार संबंधित था, जोधपुर से कौन, किशनगढ़ से कौन, है ना, बनी ठनी किशनगढ़। मोनालिसा ये भी किशनगढ़ ही है शायद, है ना, किशनगढ़ ही है। तो चित्रकार और चित्रोरी ओबरी, चित्रोरी ओबरी ये भी शायद वो किशनगढ़, ये बूंदी है। चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? तो चित्रकार मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है। बताइए मोहम्मद शाह संबंधित थे जयपुर से। ध्यान रखना मुस्लिम है ना, मुस्लिम होने के बावजूद भगवान कृष्ण का नाम है ना, ये है। तो चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है, जयपुर राज्य। घोड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये तो वो है ना, घोड़ले खाई हैं, नाम से ही पता चल रहा है। 10 गलत है। राव सातल है, राव सातल। घोड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल है भाई, ध्यान रखना। राव सातल, ये घोड़ला दे दिया, ये जानबूझ के ही तो दिया है उसने। तो सातल है,
जाल फेंका था, अपन फंस गए उसमें। घूरला, तो ये घूरला घूरला नहीं है, ऐसे नहीं है कि जो सिमिलरिटी है वो वही हो कि घूरला घूरला नहीं, ये राव सातल है, राव सातल। निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? भाद्रपद माह यानी कि भादो, भादो का मतलब सावन भादो, सावन भादो। तो सावन मतलब जुलाई, जुलाई जुलाई यानी अगस्त, अगस्त की बात कर रहा है, अगस्त सितंबर की, है ना। तो अगस्त सितंबर की बात कर रहा है ना भादों में, तो नहीं मनाए जाते। जब गोगा नवमी, शरद पूर्णिमा, ये तो कार्तिक में मनाई जाती है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अनंत चतुर्दशी एक तो ये है, और गोगा नवमी ये होगा शायद, आंवला नवमी ये शायद दशहरा पे मनाई जाती है। जब शरद पूर्णिमा को हटा देते हैं, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा एक तो डी है और एक सी है, हाँ यही है, गोगा नवमी और अनंत चतुर् 11 में 3 है ना, सी और डी है, ठीक है। तो सी और डी का मतलब है आंवला नवमी और ये शरद पूर्णिमा, ये मनाया जा, शरद पूर्णिमा तो कार्तिक को मनाते हैं, यानी कि दिवाली के आसपास मनाते हैं शरद पूर्णिमा ने, खीर वगैरह रनती है, वो है ये शरद पूर्णिमा। अब आंवला नवमी ये भी सितंबर ही है। अनंत चतुर्दशी, जब ये अपन से क्या पूछ रहा है, भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, नहीं। जो शरद पूर्णिमा तो कार्तिक है, और आंवला नवमी शायद दशहरा के आसपास है, दशहरा तो आंवला नवमी दशहरा, शरद पूर्णिमा कार्तिक, गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी ये मनाते हैं, अनंत बोलते हैं इसको हमारे यहाँ ना, अनंत चतुर्दशी, अनंत, गोगा नवमी ये दोनों मनाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के सांग स्वांग करते हैं? निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो डंडों की बात आ रही है ना, गीदड़ शेखावटी है, क्या ही करें इसमें, डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं, डांडिया करता है, चंग, चंग, देखते हैं भाई, 12 12 गीदड़ ही है, गीदड़ है 12 में, गीदड़। तो एक बात बता, ये बात डंडों की दे रहा है ना, इस वजह से चक्कर पड़ गया, गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? जब ये विवाह वगैरह के अवसर पर किया जाता है, गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और दूसरी बात, जैसे कि घोड़ी घोड़ी का मकोटा सा पहनते हैं ये, है ना, ये है। और डंडों से वो बजाते हैं, ये क्या, जो ये है ना, ढोल की नहीं, वो ये चंग वगैरह है, ये बजाते हैं। और देख लेना भाई, ये डंडों ने कंफ्यूज कर दिया अपन को। काठ की काठ की घोड़ी होती है इसमें, काठ की यानी कि लकड़ी की घोड़ी, ये है। मुखौटा पहनते हैं जब विभिन्न स्वांग करते हैं, विवाह के अवसर पर इन पे किया जाता है ये, यानी कि ये एक व्यावसायिक वो है, व्यावसायिक नृत्य है ये, यानी कि धंधा है ये, यानी कि इससे रोज़गार मिलता है, ये है कहने का मतलब। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गीदड़। अब स्वांग से ध्यान आया, जानकीलाल भांड स्वांग, है ना, तो गीदड़ है। 12 में तो तुलसी नामक आभूषण, ये तुलसी दे दे, है ना, तुलसी दे दे, यहाँ पर तुलसी है ना, तुलसी दे दे, यहाँ पर ठुलसी दे दे, ये गला ही है, ठीक। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, गला। 13 में 2, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी पद्धति में किस रंग की, जब ये वो हो गया ना, कौन सा, मलयगिरी, मलयगिरी पद्धति में किस रंग की, कसुमल रंग का भी पूछ चुका है वो, कि बताइए कसुमल रंग किसको कहते हैं? कसुमल रंग मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा करते हैं। 14 में भूरा ही है, ये तो याद था इस वजह से कर दिया है ना, लेकिन ये भी आ चुका है, कसुमल, कैसुमल,
कसुमल, कसुमल रंग संबंधित है। कसुमल रंग किसे कहते हैं? मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा। मलयगिरी पद्धति। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल, बता क्या आएगा इसमें? वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक कर, पता नहीं भाई। 15 में ओपी मेहरा है, ओपी मेहरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। ओपी मेहरा, ओपी मेहरा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर ही देखते हैं। 16 में 1, ये सम्मिलित नहीं है भाई। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123, ये नहीं है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, यानी कि महाधिवक्ता वकील को ही बोलते हैं, अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। ये याद हो भाई, तब जाके मामला बैठे। 16 में 1 है, नहीं तो 1 को तो हटा ही दे। चलिए, तो हटा दिया। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये 1, 2, 3 नहीं है, ये कोई और आएगा इसमें अनुच्छेद, है ना। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, ये किसके तहत है? 161 है भाई, 161 है ना, 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, 165, 161, 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, 174। याद कैसे करें जब इनको? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 174 है, 176। और जो 73वां अनुच्छेद है ना, वो किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद से। अस्पृश्यता का किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से 17, है ना। और राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 किससे ली गई है? जर्मनी से ली गई है। संघीय कनाडा से ली गई है ना। और संवैधानिक सुधारों का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब ये भी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 है ना। तो ये 161 ध्यान रखना। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की ये 165 है, 165 महाधिवक्ता। और 174 राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, है ना, 174। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्यों से संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। कुछ पल्ला ही नहीं पड़ी बात। 17 में 2 है। पंजाबी सॉन्ग है, 2 बार देख इसको ना, ये तो गलत है इसमें, है ना। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, ये 161, यानी कि 1 और 1 आ रहा है भाई, लघुकरण हो रहा है ना, 161। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की यानी कि वकील आ रहा है भाई 165 के तहत, है ना, 165 के तहत आ रहा है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल सदन को आहूत कर रहा है, 174 है। राजस्थान में राज्य मंत्री
जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित। ये तो राज्यपाल ही होगा शायद। 17 नहीं, मुख्यमंत्री है भाई, मुख्यमंत्री। किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा, यानी कि देगा मुख्यमंत्री की आज्ञा से, यानी कि अनुमोदन से। समझ रहा है बात को भाई? कोई राज्य मंत्री है जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, अब वह और को दे रहा है, किसके अनुमोदन से उस विभाग का यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को दे रहा है। राज्य मंत्री है जो उप मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो ये देगा तभी जब प्रधान ये मुख्यमंत्री अनुमोदन करेगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। देखा ना, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। जब कौन रखेगा उसको? ये रखेगा ना विधानसभा अध्यक्ष। 18 सही है, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है, विधानसभा अध्यक्ष। जब इससे आप ये समझ सकते हैं, अब जैसे कि राष्ट्रपति किसी को वापस कर रहा है कोई कानून को, तो सेंटर में उसको कौन रखेगा संसद के सामने? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष हैं उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष। ठीक सेम है, जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यपाल है, जैसे मुख्यमंत्री है वैसे ही प्रधानमंत्री है, ये है, जैसे ही मंत्रिपरिषद है वैसे ही राज्य मंत्रिपरिषद है। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। आंसर ही देखते हैं। 19 में एक है, एक का मतलब है केवल एक सही है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। भाई ये तो होता है मंत्रिपरिषद का, तो ठीक है, लेकिन उप समिति का भी सचिव होता है, सचिव होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? 20 में 4 है, तो इसको छोड़ देते हैं 4 को। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। कब से आया वो पूछेगा, अब तो ये इसमें दे दिया, लेकिन वो पूछेगा ये बता आरपीएससी की स्थापना कब की गई थी। 22 दिसंबर है और 1949 है। 22 दिसंबर 1949, 22 और 1949 है भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवाओं आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। जब राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 234, 315 और 323, 234, 315, 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। 234, 315, 323। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग 21, 3 है, चॉइस है भाई। ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, समझ रहा है ना? चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, संरक्षण अधिनियम 1993 में निम्नलिखित में किस धारा में किया गया? चॉइस है ये।
है ना। चॉइस, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों, ये तो गुण 53 है, 1953। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? सही है क्या है? 22 सही है, 1953 नागौर में। नहीं, वो अलग है, वो 1959 है। समझ रहे हैं ना बात को? किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953 ना, 1959 नागौर, जवाहरलाल नेहरू। 1953 पूरे राज्य में। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करेगा। 23 में यही है। उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 2 को हटा देते हैं, है ना, ये सही नहीं है। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जब कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है और 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ विधानसभा का। 1952 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, ये तो जानते हैं अपन। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भाई ये बता राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ, 1950, 51, 52, 54, तो 1952। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, यानी विधानसभा ये विधान परिषद कहाँ है। और लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, कुल 35 सीटें हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं जूनियर बॉयज़, ये तो नहीं आएगा। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उस समय करंट है 25 में 3 हरियाणा। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। पढ़ के निकाल लेते हैं। 26 में 4 है, 1 और 2 दोनों गलत है, छोड़ दो फिर। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका MK फर्स्ट रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बाड़मेर होगा ये तो। नहीं, जैसलमेर है, जैसलमेर। निम्नलिखित में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? बता भाई, पेट्रो जोन पंचपदरा है ना। पंचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में। गुडामालानी, काकाणी, बोरानाडा। बोरानाडा कहाँ है? बोरानाडा शायद जोधपुर तो नहीं है बोरानाडा। गुडामालानी कहाँ है? गुडामालानी, नाम गजब है ना। गुडामालानी, काकाणी, बोरानाडा, पंचपदरा, ये बाड़मेर में है ना। बोरानाडा शायद जोधपुर होगा, पता नहीं भाई। निम्नलिखित में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? पंचपदरा, 28 में 2। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 29 में 2 है, 2 का मतलब 1 और 2 दोनों सही है। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 73,000 ये 7,33,017 करोड़ है। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योग में 20.34, सेवाओं में 44.81 है। इनमें ये थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इनमें। जब 28.85 कृषि का है ना, 28.85 कृषि का, उद्योग का कम है 26.34, सेवाओं का ज़्यादा है 44.81। तो कृषि 28.85 21-22 के अनुसार है, तो इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होगा ना। 28.85, उद्योग 26.34, 2 ही कम है कृषि से, और ये 44.81 क्या है इसमें? 29 में 2 है। गाजी खान वर्मा को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया। वे निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गाजी खान वर्मा। 30 में 1 है, खड़ताल। रावण हत्या किससे संबंधित है? पूंगी, ये पूंगी नाथों का है,
नाथों का यानी कि जोगी है ना, पूंगी नाथों का है। और अलगोजा ये अपन ने कर रखा है अलगो अलगोजा। अलगोजा किस प्रकार का है? अलगोजा अलगोजा शायद तत्वैध है ये अलगोता है ना, तो ये तत्वैध है शायद ये अलगोजा। अलगोजा की जगह जा की जगह अपन ने ता कर रखा है अलगोता, तो ये तत्वैध है। रावण हत्ता। रावण हत्ता किस लोक देवता से संबंधित है? यहाँ पर किसको समर्पित है? रामदेव जी के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है? यहाँ पर रामदेव जी से संबंधित है कौन सा वाद्य? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब गाजी खान बन्ना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्न किससे संबंधित है? 30 में एक है भाई खड़ताल। खड़ताल है, हाथ में लेके बजाते हैं इनको खड़ताल। पूंगी वो होती है ना पूंगी। और रावण हत्ता अलगोजा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? 31 में 2 है। महिला निधि की स्थापना की गई राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान में निम्नलिखित में किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है। राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल। परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्तीय पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए कोटों से उत्तर का चयन करें। परियोजना का नाम और वित्त पोषण एजेंसी, तो इसमें क्या आएगा भाई? 32 में 3 है। 32 में 3 का मतलब है BADC BADC BADC। B है ना, A और ये D है और ये C है। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समचरण सेकंड जी का वित्त पोषण एजेंसी है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड वर्ल्ड बैंक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट एशियन डेवलपमेंट ADB है। मरुस्थल क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट एशियन डेवलपमेंट ADB। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट NDB है। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बता इसमें क्या आएगा? युग में सम्मिलित नहीं है। जिला और उत्पाद अजमेर, गुलाब, डूंगरपुर, पता नहीं है यार। 33 में 4 ये गलत है। इसमें नींबू एक जिला एक उत्पाद के तहत तो अलवर प्याज है ना, अलवर प्याज है। अजमेर गुलाब है, अजमेर तो ध्यान था अपन को। डूंगरपुर आम है तो डूंगरपुर आम, अजमेर गुलाब, डूंगरपुर आम, अजमेर गुलाब और अलवर प्याज। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? पता नहीं भाई। इसमें 34 में 4 है, गलत है तो 4 को छोड़ देते हैं ना। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक 125 बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.2 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे। सरकार ने RBP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? 35 में 4 है। घटते हुए क्रम में उत्तरी अमेरिका है ना, यानी कि उत्तरी अमेरिका बड़ा है दक्षिण अमेरिका से। पेयरी कहाँ है? पेयरी उत्तरी अमेरिका है। री से री, पेयरी उत्तरी अमेरिका। जब उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप।
उत्तरी अमेरिका बड़ा है दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से फिर अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद में फिर यूरोप है। अब ये बता, जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप से बड़ा है या फिर छोटा है? ऑस्ट्रेलिया यूरोप से छोटा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, क्योंकि ये यूरोप इस प्रकार से काफ़ी कटा फटा होकर काफ़ी एरिया में फैल रहा है यूरोप। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप है। एनसीईआरटी से है। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दिशाएं किस ग्रही पवन पेटी के लक्षण है? 36 में 2 है, अस्पक्षांश। शांत पवन है, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी? अस्पक्षांश है। डोलड्रम किन किन अक्षांशों के मध्य है? अस्पक्षांश किन किन अक्षांशों से मध्य है? व्यापारिक पवन पेटी, ध्रुवीय पवन पेटी, है ना। अस्पक्षांशों की क्या क्या विशेषता है? शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, 37। ये तो सही है। रियो समिट कब हुई थी? 1992 में। वॉन कॉन्वेंशन कब हुई थी? 1979। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मानवीय पर्यावरण एवं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। जब देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई थी? ये 87 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बॉन कॉन्वेंशन ये 79 है। बॉन न से न, है ना, 79। रियो समिट 1992। रियो डियो जनेरियो उसकी बात है। तो 92 वो अगर पूछेगा कि बताइए रियो समिट कब हुई थी, तो ऑप्शन में देगा 1990, है ना, 1990, फिर 92, फिर 94, है ना, फिर 96। इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। तो ये बताइए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 72 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 87 है। बॉन कॉन्वेंट बॉन है ना, 79 है, 1979। रियो समिट 1992। 94 जरूर देगा वो अगर पूछेगा तो रियो समिट। और देख लो अच्छी तरह से, ये आएगा क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये 1972 है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 72 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87, बॉन कॉन्वेंशन 79, रियो समिट 92। सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? बेल्जियम 38 में। नहीं, नीदरलैंड है। निम्न देशों में से कौन सा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, सबसे घनी आबादी वाला नीदरलैंड है। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। 39, 3 है। ए और बी सही है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। एशिया सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो महानदी करें या गोदावरी? प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार, है ना,
और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है, यानी कि अलग करती है। क्या है इसमें? गोदा पता नहीं भाई। 40 में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। नर्मदा ये मध्य प्रदेश में है। जब जैसे कि इधर से जाएंगे ना अपन, तो एक क्रम भी पूछेगा नीचे से ऊपर का, तो पहले कौन सी है? कृष्णा है या फिर कावेरी है? कौन सी है देखेंगे, वो तो किताब में पढ़ेंगे तब। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? कावेरी नहीं है, ये कृष्णा है। ये 40 में अरे कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। क्रम भी पूछता है वो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये नदी क्लियर होनी चाहिए भाई मैप्स के माध्यम से, कि भाई जैसे कि नीचे कौन सी आएगी, कृष्णा आएगी या फिर कावेरी। कावेरी नीचे आएगी साथ, फिर कृष्णा है, कृष्णा के बाद में फिर गोदावरी है कि महानदी है, कौन कौन सी है ना। तो कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में व्यक्त करती है। आगे चलते हैं। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का भूभाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है भावर। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का भूभाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है भावर। ये भाटा से याद कर रखा है, अगर मान लेगा तो ये सही है भावर। क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है, अब वहाँ से जब नदी आती है, जैसे कि ये हिमालय है, अब हिमालय से जब जो नदी आती है ना बह के, तो ये जो ऊपरी की बात है, हिमालय के ऊपर की बात है, तो वहाँ क्या है कि वहाँ से भाटा यानी कि पत्थर कंकड़ ज़्यादा है, तो वो अंदर चल जाती है नदी, फिर आगे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऐसे है ये भावर। जब इनका और भी पता होना चाहिए, तराई, तराई तो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना। नदी के द्वारा बनाई गई जो मिट्टी होती है उसके द्वारा उसके माध्यम से बनता है ये तराई। भावर बताई दिए, भा से भाटा, भै से भावर। लेकिन ये धांध और धौरोस, इनका कोई अता पता नहीं है। धांध, धौरोस, धांध और धौरोस, इनका कोई अता पता नहीं है भाई। भावर तराई तो कर दिया, तराई। ठीक है ना। बरसात ज़्यादा होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है और फसल वगैरह खूब होती है, तराई। भावर ये जो ज़मीन भूमिगत हो जाती है ना, जहाँ पे ये नदी वाटे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा है ना, कंकड़ वगैरह, तो वहाँ अंदर चल जाती है, तो उसको भावर बोलते हैं। भा से भाटा, भा से भावर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? 42 में तो है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। आगे चलते हैं। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? जैसे कि यह हिमालय है, तो पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? पर्णपाती तो आएगा नहीं है, देखते हैं क्या है। ये भी 2 कर दें क्या? 43 में सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। बात देना ये ध्यान देना, ये 1500 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहा है। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरीके के वन पाए जाते हैं, जो जो ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, जो जो वनों के प्रकार में, पेड़ पौधों के प्रकार में क्वालिटी का और अलग अलग का प्रभाव का कहना क्या चाह रहा हूँ भाई। जैसे कि अगर आप जो जो ऊंचाई पे जाएंगे पहाड़ों में, त्यों त्यों वनस्पतियों का आकार और ऊंचाई बदलती रहती है, कहने का मतलब ये है। तो आकार ऊंचाई बदलती रहती है तो उनका प्रकार भी तो बदलेगा वनों का। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। सुवर्णशिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुवर्णशिरी, सुवर्णशिरी
सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी रह जाएगा ध्यान, ये सुबन है ना, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। जो सूर्य उगता है अरुणाचल। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? 45 में 1 है, केवल ए सही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। इनाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। 45 में 1 है। दोबारा देख, समझ में नहीं आ रही है बात भाई। 45 में 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। निम्न में से कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? 46। राजस्थान जीके के क्वेश्चन कहाँ गए? पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में निम्न में कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला देश है? वस्त्र। 47। वस्त्र कपड़ा क्षेत्र है। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है? 48। 1। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। एपीएमसी ये किताबों से नहीं है, ये कहाँ से ही दे रहा है जाने, कोई अता पता ही नहीं है। भारत में कृषि ऊर्जा ये 48 में 1 है ना। एपीएमसी भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों का जीबीए हिस्सा था। 49 में 4 है, 33.08% है। चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीबीए मतलब करंट प्राइस जीबीए है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड तो नहीं है। 49 में 4 है, 33.08। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? 50 में 4 है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते थे गरम दल के? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तक, लाल से लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल से बिपिन चंद्र पाल। जब ये मॉन्टेग चेसफोर्ड की बात है, तो ये किसको बोलेंगे? सुधारों को। मॉन्टेग चेसफोर्ड 1919 है ना। मार्ले मिंटो 1909 है। मॉन्टेग चेसफोर्ड 1919 है। असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य 50 में 4 है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? 51 में कहीं है भाई? 51 में 2 है, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था?
एक और दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। 51 में 2 सही है, 51 में 2। 52, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। केसरिया नहीं था, है ना, लाल हरा सफ़ेद, है ना, लाल हरा सफ़ेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 53 में 1 है, 1950। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 50 है, वही है, 1950। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 54 में 4 है, सभी सही है। इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? जब ये भाग 4 क वो है कौन सा? नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 क। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में है? मौलिक कर्तव्यों की बात है ना, तो मौलिक में 3 अक्षर है, मौलिक, है ना, मौलिक। तो मौलिक में 3 अक्षर है, तो ये भाग 3 है, मौलिक भाग 3 है। और नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 क है ना। तो मौलिक अधिकार भाग 3 है। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 क है। क दे दे, ए दे दे, ए दे दे, एक ही बात है, भाग 4। अब भाग 4 हो गया, भाग 3 हो गया। अब मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नहीं है, नीति निर्देशक तत्व हो गए। तो मौलिक कर्तव्य किस में आएगा? भाग 4 में, पता नहीं है भाई। तो ये तो पक्का है, मौलिक अधिकार भाग 3 है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के में है। और आगे आएगा तो देख लेंगे। भारत के संविधान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, भाग 4 के। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? 55 में 2 है, 39 के। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमित किया गया? ये 39 के का मतलब ये है, अगर भाई पैसा देना नहीं है और अगर केस लड़ना है और वकील नहीं है तो वकील की व्यवस्था करेगी सरकार, 39 के तहत। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56, 3 है, 1 और 2 दोनों सही है। मंत्रिपरिषद भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री हो या उपमंत्री हो। राज्य मंत्री समझ कर स्टेट का मंत्री मत कर देना भाई, ये क्वालिटी है ना, ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी। मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री, जब मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उपमंत्री। तो कितनी कैटेगरी के मंत्री होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो मंत्रिमंडल के हैं यानी कैबिनेट, एक राज्य है मंत्री है ना, राज्य मंत्री, एक उपमंत्री है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो HD देवेगौड़ा 1996, जबकि इंदिरा गांधी 1966, IK गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2006। यानी कि ये राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी 1966 और IK गुजराल 1997 और मनमोहन सिंह 2004। लेकिन देवेगौड़ा नहीं थे भाई,
दबाव समूह है, किसकी बात है? प्रधानमंत्री की बात है। दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल 58 में 3 है, तो क्या करना है? गलत है, तो ये गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। दोबारा देख, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये दबाव समूह है और ये संबंधित राजनीतिक दल है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। नहीं है यार, ध्यान। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के, जब वो पता इस प्रकार से नहीं है ना भाई, ये दबाव समूह मतलब क्या है कि राजनीतिक दलों को बोलते हैं, तो राजनीतिक दल तो ये दे दिया, तो ये दबाव समूह किसे कहते हैं? ये है बात। तो प्रेशर ग्रुप्स 58 में 3 है, 3 हटा दे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? 60 दिन के पहले की जाती है। 59 में निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? 60 तो है 1920। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? 1920। 60 में निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? G4 के। 61 में 2 है, 2 का मतलब है 1 2 3 4। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। G4 कौन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए, निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। यानी भारत, जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनलाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में किसने गढ़ा? 62 में 2 है, जॉर्ज रिट्जर। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? 63 में 1 गलत है। G77 15 जून 1974 को जेनेवा में स्थापित किया गया था, ये गलत है। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। G77 दक्षिण के देशों को, समझ रहा है ना बात को? G77 दक्षिण के देशों को। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। क्यूबा G77 134 दक्षिण के देशों को। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 64 में 4 है, 1 2 3 सही है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डैग हैमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। दोबारा देख लें। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954
और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला, 54 में और 81 में। 2 महासचिव कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। सूची: डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथी नाल। ये कौन सा है? 65 है। ये राजस्थान के ही हैं। अभी नहीं, ज़्यादा नहीं है ये, वैसे ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चन। अब बस यही पढ़ेंगे अब। नहीं, ये हो गया। और ये स्कोर देख लेते हैं ना, वो साइकोलॉजी है उसको अलग पढ़ेंगे। डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ी और हाथी नाल। तो बता भाई क्या आएगा इसमें? डोरा पर्वत तो हर्ष की पहाड़ियाँ, तो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, हाथी नाल उदयपुर, डोरा पर्वत तो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है क्या? सी में एक, 2 में सी, तो फिर हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है। हाथी नाल तो ये उदयपुर, डी में 2, डोरा पर्वत, डोरा जालोर तो ए में 4, अब रही बात कौन सी? कमली घाट, तो क्या 3 है इसमें? 65 में 3 सही है भाई, 65 में 3 सही है। दोबारा देख, 4 3 1 2 है, 4 3 1 और 2 है, ये ऐसे कर रखा है। देखे, एक बात बता सुन, 65 में 3, 65 में 3 का मतलब है 4 3 1 2, 4 3 1 और 2, यानी कि डोरा पर्वत। डो की ओ की मात्रा डो है ना। इसी प्रकार जालोर ओ की मात्रा है, जालोर की मात्रा। जैसे कि अगर ढोल की पूछेगा, वो ढोल नृत्य किया जाता है जालोर, कोई शक ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 4 वैंत किया जाता है, 4 वैंत टोंक में, 4 वैंत टोंक में, 4 वैंत टोंक में, और ढोल नृत्य जालोर में, और भालू जालोर में, सुंदा माता जालोर में। ठीक, इसी प्रकार डोरा पर्वत जालोर ओ की मात्रा। ठीक है, कमली घाट ये राजसमंद है, प्यारा नाम है कमली, तो राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष का ये से सीकर कर दिया अपन ने, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर। हाथी की नाल उदयपुर, भारी भरकम सा शब्द है तो ये उदयपुर कर दिया, भाई उदयपुर भी भारी है। तो डोरा पर्वत डो ओ की मात्रा डोरा पर्वत जालोर। कमली घाट प्यारा नाम है, कमली घाट राजसमंद है। हर्ष की से सीकर है। हाथी की नाल ये उदयपुर है। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। जलवायु प्रदेश और जिले, तो शुष्क है ना, शुष्क में आ जाएगा, शुष्क में जैसलमेर कर दे। अर्ध शुष्क में आर्द्र में क्या करें, ये अर्ध शुष्क में क्या करें, अर्ध शुष्क में चूरू कर दे, अर्ध शुष्क में। और आर्द्र में झालावाड़। उपाद्र में कंफ्यूज करेगा ये, आर्द्र को पकड़ ले, आर्द्र झालावाड़, तो 4 में भी तो 2, 66 में 2 है, तो CDAB है ना, CD ये A है, ये B है। शुष्क जैसलमेर, कोई शक ही नहीं है। अर्ध शुष्क ये चूरू है, ठीक है ना, शुष्क की शुष्क मर्द कर देना चूरू, भाई शुष्क का मतलब तो हो गया ना जैसलमेर रेगिस्तान, और अर्ध शुष्क चूरू है, इंदिरा गांधी नहर वगैरह।
कोई नदी नहीं है चूरू में और बीकानेर में। उप आर्द्र यानी कि आर्द्र है लेकिन कम है, अलवर है। और कतई आर्द्र है, ये झालावाड़ है। गागरण तो झालावाड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कोटों से सही उत्तर चुनिए। जब देखते हैं इसमें क्या है। सेट में 2 है। दो का मतलब ABC सही है। ABC। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, खारी। और अनास किसकी सहायक नदी है, एनास से बनास है। चंबल बनास किसकी सहायक है, चंबल की। यानी कि चंबल की जो जितनी सहायक नदी है ना उसमें ज़्यादातर 3 अक्षर आएगा और वे और आएगा, ये वे चंबल। और लूनी की अगर पूछेगा ना तो लूनी की ये आएगी जैसे सूकड़ी, जोजड़ी, है ना, ये ई की मात्रा ज़्यादा आएगी लूनी में। तो लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। जब लोहे बकरी की एक नस्ल है, कतई सही है। गुड़ा भैंस की एक नस्ल है। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, गुड़ा का पता नहीं है, 68 में 2। ए और सी सही है। लोही बकरी की एक नस्ल है, लोही। और जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। नाचना भी एक ऊँट की नस्ल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है। भरतपुर, अलवर और गंगानगर। 69 सही है। भरतपुर, अलवर और गंगानगर। लोहागढ़ किला अवस्थित है, ये भरतपुर में है। दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही, ये बाड़मेर है। ठीक, बाड़मेर 71। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना तथा तन्ना। ठीक भाई, बता इसमें कौन सा आएगा। सांसी तो भरतपुर में है ना। भील जनजाति उदयपुर में है। गरासिया उदयपुर सिरोही हो सकता है। भील को और देख लेना ना, ये उदयपुर ही आएगी भील जहाँ तक। गरासिया उदयपुर सिरोही है। कंजर ये ध्यान नहीं है कहाँ है ना। डामोर डूंगरपुर है। डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। गरासिया उदयपुर सिरोही है ना। और भील और सांसी ये वो आ जाएगी भरतपुर, है ना। और शहरिया ये कोटा और बारा है ना। कोटा और बारा प्रॉपर है। अगर बारा नहीं आए ऑप्शन में तो कोटा कर सकते हैं। 72 में 3 है। गरासिया जनजाति में पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है, गरासिया जनजाति में। ठीक भाई, पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। अगर वो ये पूछ लेगा तो ये बता पहरावना व तन्ना क्या है, तब फिर क्या करेगा। पहरावना व तन्ना, पहरावनी करते हैं ना वो नहीं है, ये विवाह की बात कर रहा है। तो पहरावना व तन्ना विवाह है किसके, गरासिया जनजाति में। शहरिया जनजाति कोटा बारा है। कंजर भील सासी भरतपुर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था। खेतड़ी कॉम्प्लेक्स 73 में नहीं 67 है। 67 है भाई, 73 में 67 है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ। 1967। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ। जब वो ये पूछेगा खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है ना, झुंझुनू। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, तांबा मिलता है यहाँ से। 1967 है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 और 22 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। 74 1 है। उदयपुर और प्रतापगढ़
इनमें जो 2024 की भी आएगी ना रिपोर्ट 2025 की, इनमें कुछ चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। उदयपुर एवं प्रतापगढ़। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित किन जिलों के समय वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उदयपुर प्रतापगढ़। उदयपुर प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सी कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी रहे? कालीबंगा। कालीबंगा तो बीबी लाल तो है ही है, और घोष और है। घोष। घोष में ये मात्रा लग रही है ना, ये ब में ये मात्रा लग रही है, ये घोष में ये मात्रा है, तो ऐसे याद कर रखा है। कालीबंगा, बीबी लाल और अमलानंद घोष है। अब एक और बता रहा है 75 में 4, ए त्रिपाठी। ए त्रिपाठी है भाई। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? नहीं रहे हैं भैया, अर्थ का अनर्थ मत करे। 75 में इसको हटा दे। जबकि एमडी करे है, एसपी जैन है, एम के श्रीवास्तव है, एमडी खरे है, एमडी खरे है ना, एमडी खरे है, और एसपी जैन है, एमडी खरे, एसपी जैन, के एम श्रीवास्तव। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभ केंद्र किसे माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र की बात कर रहा है, तो गणेश्वरी करेंगे अपन तो। 76 में गणेश्वर सीकर। ठीक, गणेश्वर सीकर। ठीक है, दोबारा देख ले। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? त्रिपाठी जी नहीं रहे थे, एमडी खरे है, एसपी जैन है, के एम श्रीवास्तव है, और अमलानंद घोष भी है। निम्न में से राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? गणेश्वर सीकर है, बैराट जयपुर है, आहड़ उदयपुर है, बालाथल। बालाथल। बालाथल कहाँ है? बालाथल का पता नहीं है भाई। 76 में 2 है ना, गणेश्वर। बालाथल ध्यान नहीं आ रहा है। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। अरबी यात्री का नाम, मीर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। 77। एक है सुलेमान। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। सुलेमान। सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर? 78 में एक है सोमेश्वर। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? लंकेश्वर तो रावण को कहा गया है ना। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी सोमेश्वर ने। पृथ्वीराज थर्ड, विघ्नराजपुर, अर्णोराज। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जब इसमें कौन सा किया था अपन ने? एक है सुलेमान। अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। मिहिर भोज, सुलेमान, गणेश्वर। त्रिपाठी नहीं है इसमें। एमडी खड़े है, के एम श्रीवास्तव है, एसपी जैन है, उदयपुर प्रतापगढ़ है, और ये 1967 है। ये गरासिया जनजाति के हैं। पैरामनत तन्ना है, क्या है ये? विवाह है ये। और ये बाड़मेर है, लोहागढ़ भरतपुर है, और ये भरतपुर अलवर गंगानगर है, और लोही भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। गुड़ा नहीं है, भैंस की तो आएगी भदावरी। और लोनी नदी का अधिकांश अब्बा क्षेत्र राजस्थान में है, ये सत्य बात है। काली नदी बनास की नदी की सहायक नदी है, ये भी सत्य बात है। बनास नदी खमनोर की पानी से निकलती है, ये भी सत्य बात है। तो तीनों सत्य है। 67 में तीनों सत्य है। आगे चलते हैं। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? 79 में 2, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए ना? अलाउद्दीन खिलजी से। ये थे कहाँ? चित्तौड़गढ़ से। और राजा का नाम क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह पद्मनी। रतन सिंह पद्मनी की वो कहानी सुनी हो आपने ना, वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलग है ना, मोहम्मद गोरी अलग है,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी पहले आएगा, अलाउद्दीन खिलजी बाद में आएगा। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? 80 में 2 है बंगाल। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? बंगाल है। और निम्न में कौन सी को हलवार की? अब ये साइकोलॉजी है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित? बंगाल है 80 में। अंड बंगाल। जब क्वेश्चन ये भी दे चुका है वो बताइए मान सिंह की नियुक्ति कहाँ कहाँ की गई थी? तो बंगाल है। क्रम भी पूछ लेता है वो। 80 में 2 है ना बंगाल। 80 में 2 बंगाल है। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान खां, केदार राय? बंगाल। 1303 में ना ये चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण हुआ था वो है वो। और रणथंभौर पे 1301 है। 1301 चित्तौड़ पे, 1303 है। 1301 रणथंभौर है, 1303 चित्तौड़ है। और फिर 1309 सिवाना है, 9 से सिवाना है ना। और 1311 ये जालौर है, कानड़ देववाड़ा। और 1309 कहाँ हुआ था? बीरमदेव। नहीं पता नहीं 1309 का कहाँ है। सिवाना है। अरे देख यार 1301 चित्तौड़गढ़ है, वो 1301 रणथंभौर है शुरू का। 1303 चित्तौड़गढ़ है, गोरा बादल, रत्न सिंह, पद्मनी है ना। 1309 सिवाना है। ठीक है सिवाना, 9 से 9 सिवाना। राजा का नाम क्या था ये ध्यान नहीं है। शीतल देव है ना, शीतल देव सिवाना। फिर अब ये 1311 है। 1311 ये उसका है कौन सा? जालौर का। 11 जालौर है। कानड़ देव, बीरमदेव पुत्र था कानड़ देव का। ये है सेनापति है ना, उनका भी नाम पूछता है। तो चलिए भाई मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।